नमस्कार मित्रों, मैं ट्रवीना यादव, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस। मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के अपने इस लेक्चर में मैं बीए पार्ट 3 में पाश्चात्य राजनीतिक विचारक पढ़ेंगे। हम पाश्चात्य राजनीतिक विचारक के दौरान हम होब्स पढ़ रहे हैं, होब्स का परिचय, और होब्स के सामाजिक समझौते में हम उसके मानव स्वभाव व प्राकृतिक अवस्था संबंधी विचार देख चुके हैं। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज के लेक्चर में हम होब्स के प्राकृतिक अधिकार और प्राकृतिक कानूनों संबंधी विचार देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। होब्स के अनुसार प्राकृतिक अधिकार से अभिप्राय है अपने जीवन के संरक्षण के लिए मनुष्य को कोई भी कार्य करने की पूर्ण स्वतंत्रता होना, यानी अपने जीवन रक्षा के लिए मनुष्य किसी भी कार्य को करने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र हो। यही उसने क्या माना है, प्राकृतिक अधिकार माना है। उसके अनुसार व्यक्ति प्राकृतिक अवस्था में अपने जीवन को बनाए रखने के लिए किसी को भी लूटने, पीटने या जान से मार डालने की पूर्ण स्वतंत्रता रखता है। टी.एच. हक्सले जैसे जो विचारक हैं, उन्होंने इस अधिकार को शेर का अधिकार, टाइगर राइट की संज्ञा भी दी है। किंतु प्राकृतिक अवस्था में सभी मनुष्य के प्राकृतिक अधिकार समान होते हैं और समान होने से सबको एक दूसरे की हत्या और लूटमार करने का अधिकार मिल जाता है। इससे क्या होता है कि इस अवस्था में लोगों का जीवन सर्वथा असुरक्षित रहता है, लोग भयभीत रहते हैं पर सभी मनुष्यों से सुरक्षित बनाए रखना चाहते हैं। अतः वे प्राकृतिक अवस्था की आपसी जो ये असुरक्षा का भाव है, उसी के लिए अपने विवेक, अपनी बुद्धि के द्वारा कुछ प्राकृतिक कानून निश्चित करते हैं, जिन्हें होब्स ने प्राकृतिक कानून कहा है। देखिए, होब्स के अनुसार प्राकृतिक अधिकार और प्राकृतिक कानून में बड़ा अंतर है। प्राकृतिक अधिकार का अर्थ है प्रत्येक जो मनुष्य है उसको आत्मरक्षा हेतु आवश्यक जो समस्त कार्य हैं उनको करने की पूर्ण स्वतंत्रता होना। प्राकृतिक मनुष्य की अवधारणा इससे पूर्णतः भिन्न है। प्राकृतिक कानून की अवधारणा पूर्णतः भिन्न है। उसके द्वारा मनुष्य को ऐसे प्राकृतिक कानून जो होते हैं उनके द्वारा मनुष्य को ऐसे कार्य करने से रोका जाता है जो उसकी सबसे प्रबल इच्छा अर्थात प्राण रक्षा के लिए घातक हो। प्राकृतिक अधिकार से स्वतंत्रता का आभास होता है और प्राकृतिक कानून से दायित्वों का आभास होता है। तो संक्षिप्त हम देखें तो होब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य को आत्मरक्षा का प्राकृतिक अधिकार प्राप्त था और इसी के लिए वो भयभीत रहते थे, असुरक्षित रहते थे। उनको एक दूसरे की हत्या करने का, अपनी रक्षा के लिए एक दूसरे की हत्या, लूटमार करने का पूर्णतः स्वतंत्रता थी और अपने इसी आत्मरक्षा के अधिकार को बनाए रखने के लिए वो सामाजिक समझौते तक पहुंचते हैं, क्योंकि जीवन निरंतर असुरक्षित था, भयभीत था। इसलिए वो सोचते हैं कि एक ऐसी सत्ता लाया जा सके जो हमारे जीवन को पूर्णतः सुरक्षा प्रदान कर सके और हमारा जो ये आत्मरक्षा का अधिकार है इसको बनाए रखा जा सके। इसीलिए होब्स जब सामाजिक समझौते के द्वारा राज्य की स्थापना करता है तो राज्य की स्थापना के पश्चात भी वो लोगों के इस प्राकृतिक अधिकार को बनाए रखने की बात करता है और कहता है कि जो सत्ता होगी, राज सत्ता होगी, जो राज्य बनेगा, उसका सबसे प्रमुख कार्य है लोगों के जीवन की सुरक्षा करना। और राज्य की उत्पत्ति के पश्चात भी लोगों को अपनी आत्मरक्षा का अधिकार होगा, यानी राज्य यदि लोगों के जीवन की सुरक्षा पर संकट उत्पन्न करता है, यानी लोगों का जीवन छीनता है, तो जनता को ये अधिकार है कि वो राज्य की अवहेलना कर दें, राज्य के विरुद्ध विद्रोह कर दें। यानी समझौते के पश्चात भी केवल एक स्थिति में होब्स नागरिकों को, लोगों को राज्य की अवहेलना का, राज्य के नियमों के उल्लंघन का अधिकार देता है। किस स्थिति में? केवल अपने जीवन की सुरक्षा के लिए, यानी समझौते के पश्चात भी आत्मरक्षा का अधिकार बना रहेगा। अब हम देखते हैं प्राकृतिक कानून।
यानी प्राकृतिक अवस्था में भी होब्स ने कुछ ऐसे प्राकृतिक कानून बताए हैं, गिनाए हैं, जिनके आधार पर प्राकृतिक अवस्था चलती है, जो लोगों के दायित्व होते हैं। होब्स ने अपनी पुस्तक लेवियाथन में 19 प्रकार के प्राकृतिक कानून गिनाए हैं। हमारे लिए सभी को याद रखना ज़रूरी नहीं है, लेकिन हमें इतना याद रखना होगा संक्षिप्त में यदि हमारे प्रश्न आता है तो, कि होब्स ने 19 प्राकृतिक कानून गिनाए हैं, जिनमें से उसने 3 कुछ बहुत अधिक महत्वपूर्ण माने हैं। ये है, पहला है कि प्रत्येक मनुष्य शांति की खोज करे और शांति से रहे, यानी शांति स्थापना से ही उसे हिंसा जनित मृत्यु से छुटकारा मिल सकता है। वह उसकी सबसे प्रबल इच्छा होती है और अपनी इस इच्छा की पूर्ति के लिए वो तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक समस्त जो मनुष्य हैं वो अपने प्राकृतिक अधिकारों का परित्याग ना करे, यानी शांति से बनाए रखना चाहता है। दूसरा जो कानून है वो है सब मनुष्य अपने प्राकृतिक अधिकारों का परित्याग करें। इसके लिए आवश्यक है कि वे सार्वजनिक और पारस्परिक हों, अर्थात सब मनुष्य एक साथ अपने प्राकृतिक अधिकारों का परित्याग करें। प्रत्येक मनुष्य दूसरों को ये वचन दे कि यदि सब मनुष्य ऐसा करने को तैयार हों तो मैं भी अपने प्राकृतिक अधिकारों का परित्याग करने को तैयार हूँ, यानी सभी व्यक्ति जो है अपने प्राकृतिक अधिकारों का परित्याग करें और एक दूसरे को ये वचन दें कि यदि आप भी ऐसा प्राकृतिक अधिकारों का परित्याग करें तो मैं भी ऐसा करने को तैयार हूँ। और यदि यह परित्याग सार्वजनिक व पारस्परिक नहीं होगा तो कुछ व्यक्तियों को प्राकृतिक अधिकार प्राप्त रहेंगे और उनको अपनी इच्छा से कार्य करने की स्वतंत्रता होगी। इसके परिणाम स्वरूप वापस वही संघर्ष की भावना बनी रहेगी और शांति का जो नियम है वो पूर्णतः क्या हो जाएगा, भंग हो जाएगा। इसलिए सबके लिए ये आवश्यक है कि वो अपने प्राकृतिक अधिकारों का परित्याग करें। तीसरा जो नियम है वह है मनुष्य को अपने वचन का पालन करना चाहिए। यदि मनुष्य अपने प्राकृतिक अधिकारों के परित्याग का वचन दे और फिर उसका पालन न करे तो शांति की खोज और स्थापना के समस्त जो प्रयत्न हैं वो व्यर्थ हो जाएंगे। अतः होब्स दिए गए जो वचन है उनका पालन करने पर बहुत अधिक जोर देता है, यानी जो आप वचन दे रहे हो शांति स्थापना के लिए अपने वचनों का पूर्णतः पालन करें। उनके अनुसार वचन का पालन करना ही न्याय का कार्य है और जो वचन को भंग करता है वो अन्याय का दोषी होता है। जब कोई भी मनुष्य किसी को वचन देता है तो उसका यह कार्य स्वार्थ से प्रेरित हुआ करता है। कालांतर में परिस्थितियों में परिवर्तन होता है और इन परिस्थितियों में परिवर्तन के कारण यह संभव है कि अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए व्यक्ति वचन भंग करें, लेकिन उसे ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि यदि वो ऐसा करेगा तो हमारी जो प्राकृतिक अवस्था है उसमें जो हम शांति बनाए रखना चाहते हैं वो पूर्णतः क्या हो जाएगी, भंग हो जाएगी और वह अव्यवस्था और अनिश्चितता की स्थिति हो जाएगी। फिर वही असुरक्षा, एक दूसरे के प्रति मारकाट का भाव उत्पन्न हो जाएगा। इसलिए होब्स एक ऐसी सर्वोपरि शक्ति की कल्पना करता है जो सभी मनुष्यों को अपने दिए गए वचनों का पालन करने के लिए बाध्य कर सके। और प्राकृतिक अवस्था के जो ये नियम हैं, देखिए होब्स ने बताया कि प्राकृतिक अवस्था में भी प्राकृतिक नियम थे, प्राकृतिक अधिकार थे, लेकिन कोई ऐसी सत्ता नहीं थी जो इन प्राकृतिक अधिकारों को कठोरता से लागू करवा सके, इनके पालन के लिए लोगों को बाध्य कर सके। कुछ व्यक्ति पालन करते, कुछ इनको तोड़ते, तो वही सर्वथा अव्यवस्था, असुरक्षा की स्थिति उत्पन्न हो जाती। इसलिए होब्स चाहता है कि समझौते के द्वारा एक ऐसी सत्ता की स्थापना की जाए जो लोगों के प्राकृतिक अधिकारों की सुरक्षा करे और साथ ही ये जो प्राकृतिक अवस्था के जो नियम हैं इनको कठोरता से लागू किया जा सके। और यदि कोई व्यक्ति इन नियमों का उल्लंघन करता है तो उनके उल्लंघन पर दंड देने वाली कोई सत्ता होना आवश्यक है। और इसी के लिए वो एक सामाजिक समझौता करता है और सामाजिक समझौते से वो राज्य की स्थापना करता है। राज्य की स्थापना, राज्य वो सर्वशक्तिशाली सत्ता होगी जो कानून बनाएगी और इन कानूनों को कठोरता से लागू भी करवाएगी और यदि कोई उनका उल्लंघन करे तो उनको दंड भी देगी। तो प्राकृतिक अवस्था में भी प्राकृतिक कानून थे लेकिन कोई सत्ता नहीं थी, इसलिए हमें राज्य की आवश्यकता महसूस हुई। ये जो 3 महत्वपूर्ण कानून बताए हैं होब्स ने, इनके आधार पर, इनके महत्व के आधार पर वो निरंकुश एक तंत्र का पूर्णतः समर्थन करता है। और निरंकुश एक तंत्र
के पूर्णतः समर्थन करने के लिए वो कुछ अपने विचार भी देता है, अपने सिद्ध करने के लिए कुछ अपने तर्क भी देता है। वो कहता है कि प्रथम कानून के द्वारा शांति स्थापना के लिए राजनीतिक व्यवस्था की अनिवार्यता को बहुत महत्वपूर्ण है। यानी हमारा जो प्रथम कानून है जिसमें शांति स्थापना की बात की गई है, यदि हमें राज्य में शांति स्थापना करनी है राजनीतिक व्यवस्था में, तो उसके लिए सबसे जो अनिवार्य तत्व है वो है राज्य व्यवस्था की स्थापना। दूसरे कानून द्वारा यह सिद्ध करने की चेष्टा की गई है कि राजा के विरुद्ध विद्रोह करने का अधिकार प्रजा को नहीं है। तीसरे कानून द्वारा होब्स ने यह सिद्ध किया है कि राजा या राज्य एक समझौता है जिसके उल्लंघन का प्रयास किसी भी व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। तो होब्स राज्य की स्थापना के द्वारा इन प्राकृतिक नियमों को लागू करने और इन प्राकृतिक नियमों के लिए राज्य की आवश्यकता क्यों है इसको सिद्ध करने के लिए अपने तर्क भी प्रस्तुत करता है। वेपर जैसे जो विचारक हैं उन्होंने होब्स के प्राकृतिक कानून के आधार पर यही निचोड़ निकाला। उनका महत्वपूर्ण कथन भी है कि एक मनुष्य को दूसरे के प्रति कोई ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए जिससे कि अपने प्रति करना उसे अरुचिकर प्रतीत हो। यानी कोई भी मनुष्य दूसरे के प्रति इस तरह का व्यवहार नहीं करे जैसा कि वो अपने प्रति ऐसे व्यवहार को अरुचिकर समझता हो, इसलिए उसे इस तरह का व्यवहार नहीं करना चाहिए। तो ये थे होब्स के प्राकृतिक अधिकार और प्राकृतिक कानून संबंधी विचार। यानी सामाजिक समझौते के परिणाम स्वरूप भी होब्स प्राकृतिक अधिकार और प्राकृतिक कानूनों को बनाए रखना चाहता है। प्राकृतिक अवस्था में भी ये थे और प्राकृतिक अवस्था की समाप्ति के पश्चात भी ये अधिकार आपके और कानून बने रहेंगे। राज्य की स्थापना का जो महत्वपूर्ण उद्देश्य है वही यही है कि राज्य की स्थापना क्यों करनी पड़ी। उसका रीज़न यही है कि लोगों के प्राकृतिक अधिकार सुरक्षित नहीं थे, प्राकृतिक कानूनों को बाध्यता से लागू करने वाली कोई सत्ता नहीं थी, इसलिए राज्य की आवश्यकता महसूस हुई और इसीलिए राज्य की स्थापना की गई। और राज्य की स्थापना कैसे होती है? राज्य की स्थापना के पश्चात जो सभी लोग हैं वो इन 3 नियमों को लागू करने के लिए बाध्य हो जाते हैं और ये जो लोग हैं ये अपने समस्त प्राकृतिक अधिकारों को किसको सौंप देते हैं? लेवियाथन को, यानी राज्य को, सत्ता को सौंप देते हैं, इस शर्त पर कि सभी लोग अपने अधिकार इसको सौंपेंगे। ये नहीं कि कुछ लोग सौंप देते हैं कुछ नहीं सौंपते, नहीं, सभी लोग जो हैं वो अपने प्राकृतिक अधिकारों को, प्राकृतिक कानूनों को राज्य सत्ता को सौंप देते हैं और राज्य सत्ता के जो बनाए हुए जो नियम होते हैं, जो कानून होते हैं, उनको मानने के लिए पूर्णतः वो बाध्य होते हैं। आगे का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम सामाजिक समझौता देखेंगे। ये सामाजिक समझौते की पृष्ठभूमि है, क्योंकि यदि हम पृष्ठभूमि को नहीं समझेंगे तो सामाजिक समझौते को समझना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। किस पृष्ठभूमि के आधार पर सामाजिक समझौता किया गया, ऐसी कौन सी परेशानियाँ थी, ऐसी कौन सी समस्याएं थी, प्राकृतिक अवस्थाओं में ऐसी क्या दिक्कत थी जिसके कारण राज्य सत्ता की आवश्यकता महसूस हुई, जिसके कारण लोगों को मजबूर होकर अपने प्राकृतिक अधिकारों को छोड़ना पड़ा, लोगों को समझौता करना पड़ा। तो वो ये अव्यवस्थाएं थी, लोगों का जीवन असुरक्षित था, भयग्रस्त था, अराजकता की स्थिति थी, प्राकृतिक कानूनों को कोई लागू करने वाली सत्ता नहीं थी, प्राकृतिक अधिकारों की कोई रक्षा करने वाली सत्ता नहीं थी, जो शक्तिशाली होता था उसका नियम चलता था, वो दूसरे निर्बल व्यक्तियों को खा जाता था, मार देता था। तो इस तरह की जो ये अव्यवस्था थी, इससे निपटने के लिए राज्य सत्ता की स्थापना करनी पड़ी, लोगों को समझौता करना पड़ा। धन्यवाद।